धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में होगी बैठक, लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात, राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के संदर्भ में विस्तार से की चर्चा। तमिलनाडु में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, उत्तराखंड की टीम को राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी, 8 राज्यों की टीम कर रही टूर्नामेंट में प्रतिभाग। प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जल्द आईआईएम काशीपुर में दिया जाएगा 3 दिवसीय प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार उठा रही कई कदम। और दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री ने ली आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कहा जनता तक पहुंचे समय से सभी योजनाएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की आज बैठक होने जा रही है। सचिवालय में 11 बजे से ये अहम बैठक शुरू होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को राहत देने और प्रधानमंत्री सम्मान निधि की भांति ही मुख्यमंत्री सम्मान निधि पर मुहर लग सकती है। ये अहम फैसला आज की बैठक में लिया जा सकता है। साथ ही साथ इस बैठक में आपदा राहत को लेकर निर्णय लेने पर भी मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड में किस तरह से आसमानी कहर बनकर टूटा है, ये किसी से छिपा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग की भी कई घटनाएं हमने देखी थी और अब सरकार इसको लेकर पूरी तरह से संवेदनशील, संजीदा नजर आ रही है। और समझ लीजिए सरकार के इम्पोर्टेंट बुके में ये शामिल है, क्योंकि न केवल आपदा राहत को लेकर जिस तरह से सीएम धामी भी सजग नजर आए और मैदानी दौरा भी उन्होंने किया था कठिन रास्तों में। तो 11 बजे बहरहाल मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। अहम बैठक है। क्या कुछ इस बैठक में और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, बताएंगे हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। कैलाश, मंत्रिमंडल की अहम बैठक है और सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री सम्मान निधि पर भी मुहर लग सकती है। कैलाश, बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे और कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है, कई अहम बातों पर मुहर लग सकती है। और जिस तरीके से हम बात करें तो किसानों को सम्मान देने के चलते जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसी के तहत किसान सम्मान निधि जो मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश द्वारा शुरू की गई है, इस पर मुहर लग सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपदा की बात करें तो आपदा नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अगर बीते दिनों की बात करें, बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही दुखद घटनाएं थी। देहरादून की बात करें, देहरादून में जो बादल फटा था उसके बाद जो अब विध्वंस जो तस्वीरें निकल कर आई थी, और बीते दिन मैं आपको बता दूं विवेक की बॉडीज को रिकवर, वहां पर 2-3 बॉडीज वहां पर रिकवर हुई हैं, कई जगह मानव अंग वहां पर मिले हैं। तो वो बहुत ही दुखदायी वो पल था कि जिस तरीके से एसडीआरएफ ने उन बॉडीज को और उन पार्ट्स को यहाँ पर रिकवर किया और पुलिस के हवाले वहां पर किया गया है। तो ये चीजें ये पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसको लेकर एक अहम बैठक भी आज हो सकती है कैबिनेट में। कैबिनेट के दौरान इस पर चर्चा जाहिर पर हो सकती है। उसके अलावा दिल्ली प्रवास के दौरान जब यहाँ पर अमित शाह से भी मिले थे भोपाल में और दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्रियों से यहाँ पर मिले थे, तो वो जो तमाम चीजें हैं जो धरातल पर जिन योजनाओं को उतरना है उसको लेकर भी कैबिनेट में आज अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखें कि कैबिनेट में जो चर्चाएं होंगी वही धरातल पर उतरेंगी और उन्हीं पर ज्यादा फोकस सरकार का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक हम अगर बात करें प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो कि कृषकों को दी जाती है हर साल, इसके 3 किस्त जारी होती है, 6,000 रुपए मिलते हैं किसानों को। हम राज्यों की भी बात करें, जैसे अगर मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दूं तो मध्य प्रदेश में किसानों को 10,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के हैं और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाते हैं।
तो क्या ये एक फॉर्मूला माना जाए भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जहां जहां स्टेट हैं, जाहिर सी बात है अब ये कवायद भी शुरू हो जाएगी कि देखिए मध्य प्रदेश ने लागू की, अब उत्तराखंड कितना रिलीज करता, ये अहम बात होगी देखने के लिए। कैलाश, बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर 6,000 रुपए केंद्र द्वारा यहाँ पर मिलता है किसानों को, और जो जैसे भोपाल का आपने जिक्र किया कि जी वहां पर 4,000 रुपए अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जी दिया जाता जी। है। और समय समय पर मैं आपको बता दूं विवेक की ये बातें उठती हैं, ये मांगे उठी हैं इससे पहले भी किसान संगठनों द्वारा कि जो किस्तें यहाँ पर दी जा रही हैं, जो पेंशन के रूप में जो किस्तें यहाँ पर 2,000 रुपए हर तिमाही के तौर पर यहाँ पर दिया जी जाता है, जी। वो कहीं ना कहीं कम है, उससे गुजारा भत्ता नहीं चलता है, उसको बढ़ाया जाए। तो जाहिर तौर पर क्योंकि केंद्र की जो योजनाएं होती है, केंद्र की योजनाएं पूरे देश के लिए एक जैसे लागू होती है, लेकिन हाँ, ये राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य उसको किस तरीके से बढ़ाता है। क्योंकि जाहिर बिल्कुल तौर पर अगर किसानों की आय में अगर वृद्धि करनी है तो किसानों को हाथ मजबूत करने होंगे, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। और जी हो सकता है कि जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो वही फॉर्मूला उत्तराखंड में भी लागू हो और 4,000 रुपए या फिर उससे अधिक या फिर उसके बराबर यहाँ पर जो पैसा है वो किसानों को दिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर इस तरीके से अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो जाहिर तौर पर किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा जरूर होगा, लेकिन हाँ, उसके अलावा जो आर्थिक बोझ पड़ेगा राज्य पर वो देखना होगा, उसको किस तरीके से सरकार निपटती है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत। कहीं ना कहीं मंथन भी जरूरत है, लेकिन जिस तरह से सीएम धामी बयान देते हैं कि किसानों की आय बढ़ाना उनका पहला और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसानों के हित में फैसला लेंगे। बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पे आपका रुख कर रहे हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसले भी सीएम धामी की इस कैबिनेट की अहम बैठक में लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नई टीम की घोषणा के बाद महेंद्र भट्ट की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली से देहरादून पहुंचे महेंद्र भट्ट नई टीम के कामकाज को लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें वो बताएंगे किस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं नई टीम को लेकर। कल ही उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महेंद्र भट्ट बताएंगे इस टीम के बारे में किस तरह से निर्णय लिए गए। एक बार फिर से हम हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट का रुख करते हैं। कैलाश, कल जब आपसे चर्चा हो रही थी और आपने बताया था कि किस तरह से इस टीम में जो कयास लगाए जा रहे हो, कहीं ना कहीं वो दावा सही भी साबित हुआ। हमने देखा कि लगभग सभी वर्गों को साधने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि इसे सभी वर्ग कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आफ्टर ऑल उन्हें ही जमीन पर जाना है, सरकार की योजनाएं बतानी है और आपकी पार्टी क्या कुछ कर रही है। और आज इसी को लेकर कमोबेश महेंद्र भट्ट जानकारी भी देंगे। देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर सरकार जो भी निर्णय लेती है, सरकार जो भी योजनाएं चलाती है या फिर शुरू करती है, तो कमोबेश ये देखने को मिलता है कि जो पार्टी और संगठन स्तर के जो नेता होते हैं धरातल पर वही जाते हैं, वही प्रचार प्रसार करते हैं और वही लोगों तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर सरकार द्वारा भी कोशिश होती है कि जो जाहिर तौर पर जिसकी सरकार है, पार्टी वो अपनी मजबूत करना चाहता है और यही देखने को मिल भी रहा है। हम अगर बात करें महेंद्र भट्ट की, तो महेंद्र भट्ट की आज जो उनकी नई टीम गठित हुई है उसके बाद ही उनकी पहली कॉन्फ्रेंस होगी नई टीम गठन के बाद। और आज जो अहम जिम्मेदारियां जो लोगों को दी हैं, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो तमाम पदाधिकारी करेंगे, उसको लेकर ये बैठक हो सकती है। उसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अब जो दायित्व देने का जो मामला था, वो दायित्व भी दिए जा सकते हैं सरकार द्वारा जो बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड के। और हमने कल भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था और बताया था दर्शकों को कि कहीं ना कहीं दायित्वों को लेकर भी दिल्ली में मंथन हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली में थे। तो आलाकमान से जब वो मिले तो इस बात को लेकर चर्चा हुई कि एक तो संगठन में जो लोगों को जगह दी गई है, और साथ ही जो दायित्व यहाँ पर देने हैं उनको जगह दी गई है। आने वाले समय में बहुत जल्द ये देखने को मिला कि जैसे ही दायित्वों का बंटवारा होगा विवेक, उसके बाद 3 कैबिनेट की 3 जगह है, वो 3 जगह खाली है, 3 मंत्री पद की जगह खाली है। तो उन 3 मंत्रिमंडल के पदों को भी भरा जाना है, जिसको लेकर भी सरकार और पार्टी मंथन कर चुकी है। आला कमान तक ये रिपोर्ट्स जा चुकी हैं कि किसको यहाँ पर मंत्री पद पर यहाँ पर आसीन किया जाए। तो लेकिन अब इंतजार है
कमोबेश उन तमाम लोगों को तो जी। इंतजार हो गई और धड़कनें भी उनकी पड़ी हैं कि किसको आखिर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। लेकिन बिल्कुल। हाँ, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है महेंद्र भट्ट की, जी। तो कहीं न कहीं जो जिम्मेदारियां उन्होंने बांटी हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से उनके जो पदाधिकारी हैं, उनकी टीम करेगी, ये देखना है। बिल्कुल, ये देखना अहम बात होगी। और कल ही हमने ये भी दिखाया था हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वरिष्ठों को भी पार्टी जिस तरह से दायित्व देगी, बड़े चाहे निगम मंडल की हम बात करें और भी सरकार के पास कई सारे विभाग होते हैं जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, बड़े बड़े पदों की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा कैलाश, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से संगठन एकदम से चेंज हुआ, तो ये जो पुरानी टीम थी, अगर हम मदन कौशिक की टीम की बात करें, हालांकि उनके हटाए जाने के बाद माहौल बिल्कुल मिला जुला सा आया। कहीं लोग खुश भी थे और कहीं लोग थोड़े से गम में भी नजर आ रहे थे। तो मदन कौशिक की टीम को कितना इसमें प्राथमिकता दी गई है या उन बड़े बड़े चेहरों को बाहर रखा गया है इस नई टीम में? हरिद्वार जनपद की मैं बात करूं, क्योंकि हरिद्वार जनपद से मदन कौशिक आते हैं जी। और हरिद्वार जनपद में इस वक्त अहम यहां पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैनी, जो कल्पना सैनी हैं। जी। और जी। डॉक्टर कल्पना सैनी को राज्यसभा तो भेजा ही, लेकिन इस वक्त एक अलग चीज देखने को मिली कि एक सांसद होने के नाते उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ये बड़ी ही अहम बात है और ये लगता है कि साधने की कोशिश की गई है पूरी टीम को और खासकर हरिद्वार जनपद को, क्योंकि हरिद्वार जनपद की मैं बात करूं, हरिद्वार में 11 सीटें आती हैं विधानसभा की और अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं तो वो भी बहुत अहम है। और खासतौर पर जो सैनी वर्ग के जो लोग हैं, सैनी समुदाय के जो लोग हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो वहां पर ज्यादा है। तो कुल मिलाकर पूरे एक समाज को यहाँ पर साधने की कोशिश हो सकता है कि ये की गई हो। इसी को लेकर जो डॉक्टर कल्पना सैनी है, पहले तो उनको राज्यसभा भेजा जाता है और अब उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा अगर महिला प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं तो महिला प्रदेश अध्यक्ष को पहाड़ से यहाँ पर बनाया गया है। आशा नौटियाल जो है, जिनको 2 बार जिन्होंने दावेदारी की थी टिकट को लेकर केदारनाथ से, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया, नाराजगी उनकी थी, लेकिन उनकी नाराजगी कल दूर हुई जब उनको प्रदेश का अध्यक्ष महिला वर्ग का बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग वर्ग हैं, जिन वर्गों की हम लगातार बात कर रहे हैं, इन वर्गों को बिल्कुल यहाँ पर साधने की कोशिश की है महेंद्र भट्ट ने। और जाहिर तौर पर ये जो लोग हैं, जो लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, खासतौर पर जो कार्यकर्ताओं का यही एक कोशिश होती है कि जो उनकी मेहनत है, उस मेहनत को यहाँ पर सफल बनाने के लिए उन लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी जाएं, जिसकी कोशिश कल हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि जो नाराजगी की बात हम कर रहे थे, जैसा आपने भी कहा कि क्या मदन कौशिक गुट नाराज तो नहीं है, हालांकि इस तरह की कोई भी बयानबाजी यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन हाँ, मदन कौशिक को अगर कैबिनेट में जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जरूर दूर होगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई। अब देखना होगा क्या कुछ फैसला लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक जो कि 11 बजे से शुरू होगी, इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती मेले में मानकों की अनदेखी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से इसे लेकर फोन पर चर्चा की थी और युवकों की परेशानियों से अवगत कराया, वहीं अब इस मामले में कांग्रेस ने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। राज्य सरकार केवल अग्निवीर योजना को सफल साबित करने के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार केवल इस बात को साबित करने के लिए कि अग्निवीर योजना बहुत सफल है और बहुत पॉपुलर हो रही है, इसके लिए उन्होंने आवेदन कराए। मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि ऑप्शन क्या है नौजवानों के पास, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, उनको तो अगर 4 साल की भी मिल रही है तो वो अपने जीवन यापन के लिए उसमें जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो योजना सफल है और देश के लिए हितकर है। राष्ट्र में आज भी इस बात पर कायम हूँ कि राष्ट्र की सीमाएं असुरक्षित हैं और राष्ट्र की फौज को अग्निवीर कार्यक्रम लाके कमजोर किया गया। आज मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो उन्होंने कहा है इस पर विचार करेंगे। जुलाई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ताजपोशी हुई और 23 अगस्त को कार्यकाल का 1 माह पूरा होने से पहले ही भट्ट की नई टीम भी घोषित हो गई। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अभी भी नेताओं को जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है।
बता दें कि 10 अप्रैल को कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की थी। तभी से लेकर अभी तक भी संगठन में टीम की घोषणा नहीं हो पाई है। अगस्त आखिरी तक या फिर सितंबर 15 तक हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके होंगे और बीजेपी और कांग्रेस की कार्य करने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। हम लोग कोई जल्दीबाजी में नहीं है क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। हम विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है तो हमारे चैलेंजेस भी उसी तरीके से ज़्यादा हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक प्रदेश का संगठन बनना। तो उसमें कोई जल्दीबाजी मैं नहीं करना चाहता और हल्के हल्के करके चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। कई पदों में हम लोगों ने नियुक्तियां कर भी दी हैं, कुछ आपको नज़दीक भविष्य में दिखाई देंगी और एक कार्यकारिणी का एक छोटा स्वरूप आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग में ड्राइवर और कंडक्टर की ठेके पर भर्ती के खिलाफ उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। हल्द्वानी में इस मुद्दे को लेकर यूनियन की एक बैठक भी हुई। यूनियन के अध्यक्ष कमल पपने का कहना है कि इस मामले को लेकर यूनियन हाईकोर्ट में भी केस भी जीत चुकी है। बावजूद इसके राज्य सरकार 700 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर के पदों पर ठेकेदार के माध्यम से भर्ती करा रही है, जिसका 31 अगस्त को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक बहिष्कार किया जाएगा और 1-2 सितंबर को पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन द्वारा पूरे प्रदेश में एक प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया है। ये एजेंसी प्रथा जो परिवहन निगम में लाई जा रही है और 3500 कर्मचारी विशेष श्रेणी के संविदा के इसमें कार्यरत हैं, चालक हैं, परिचालक हैं और कार्यशाला में कार्यरत हैं। ये विगत 2005 से नियमितकरण के लिए भटक रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए, लेकिन राज्य सरकार और निगम प्रबंधक बिल्कुल सोया हुआ है। उन्होंने आज विगत 10 दिन पहले एजेंसी की वो विज्ञप्ति निकाली और एजेंसी के माध्यम से 600 कर्मचारी की फिर भर्ती चालू की जा रही है। इसका यूनियन पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है। मैं आप लोग के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, निगम प्रबंधक और राज्य सरकार इसको अपने आदेश को वापस लें और जो पहले ये कर्मचारी है इनको नियमित करें, उसके बाद कोई भी भर्ती प्रक्रिया है उसे चालू करें। यूनियन द्वारा एजेंसी के विरोध में आंदोलन किया रहा है, उसी के संबंध में कुमाऊं में भी जो है आंदोलन की आज रणनीति तैयार की गई है। कुमाऊं मंडल में लगभग हमारी 11 शाखाएं जो है, इनके शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री की संयुक्त रूप से बैठक कराई गई, जिसमें कुमाऊं मंडल में जो 31 तारीख और 1 तारीख 2 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, तीनों आंदोलन चरणबद्ध तरीके से सफल हो चुके हैं। परिवहन निगम में हमारी मांग है कि जो पूर्व में 3500 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत थे उन्हें नियमित किया जाए, जिसके माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में नियमितीकरण और समान वेतन समान कार्य के आदेश दिए गए थे। हमारे मैनेजमेंट से मांग है कि उस आदेशों का पालन किया जाए, उसके पश्चात जो परिवहन निगम में भर्ती की जाए। इससे पूर्व में भी जो है एजेंसी प्रथा परिवहन निगम में आई थी, तो न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए परिवहन निगम में एजेंसी में जो भर्ती ना की जाए, परंतु इस बार मैनेजमेंट निगम मुख्यालय द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए परिवहन निगम पुनः एजेंसी प्रथा लाई गई, जिसका यूनियन पुरजोर विरोध। ऋषिकेश में शहर के बीचों बीच लगे कचरे के ढेर से रहवासी खासे परेशान हैं। नगर निगम के पार्षद अजीत सिंह गोल्डी ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कचरे का ढेर न हटने तक प्रदर्शन की चेतावनी दी है। शहरी विकास मंत्री के शहर का ये हाल है, जहां समय समय पर सामाजिक संस्था और शहरवासियों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मुझे ना 2-1 महीने से अपने आप को पार्षद कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मतलब जब मुझे लोग आके हर कोई कहता था कि यार ये कूड़े का क्या होगा। तभी मेरे को आज से 5-7 दिन पहले 2-1 डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने कहा मतलब इससे ये कैंसर जैसी बीमारी आप शहर को दे रहे हो। और मैं सब शहर वालों ने मेरे को कहा कि आप इसके लिए कुछ करो। तो मेरे को इसमें हमने एक मशीन लगाई थी जो कूड़ा हमारा निस्तारण हो रहा था। वो मशीन भी पिछले 3-4 महीने से बंद है, बजट के अभाव में। वो बजट स्टेट ने रोका है, सेंटर ने रोका है, वो अभी एग्जैक्ट तो हम अधिकारी बता सकते हैं आपको। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि वो कम से कम बजट तो मिल जाए जिससे हमारी मशीन तो चल जाए। ये अभी पीछे आपने देखा होगा, पिछले 10 दिन पहले किसी भी वार्ड से 40 के 40 वार्ड से कूड़ा नहीं उठ रहा था। मेरा तो जब तक ये है कि जब तक ये कूड़ा का मशीन बजट नहीं मिलता और मशीन चालू नहीं होती, तब तक मैं इस धरने को पूरा मैं बैठूँ। सिडकुल थाना क्षेत्र की झाड़ियों में 2 साल के मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची की हत्या गला रेत कर की गई, जिसकी सूचना मिलने पर एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह और सीओ सदर बीएस चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही आसपास के लोगों से बच्ची की शिनाख्त भी की।
सीओ सदर बीएस चौहान ने बताया कि कुछ लोगों ने इसी जगह पर एक युवक को घूमते हुए देखा था। पुलिस उस युवक की तलाश में जुटी है। मैंने देखा कि बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। मैंने फिर तुरंत प्रधान जी को फ़ोन किया, जो गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो उन्होंने थाने में सूचना करी। तो ये ऐसे प्रक्रिया चली पूरी जी। बच्ची का गला जो कटा हुआ था पूरा, और उसमें ना कीड़े चले हुए थे। शायद कल या परसों में ये हुआ होगा। अगर शायद मैं आज खेत में नहीं आता तो मुझे भी पता नहीं चलता। जसपुर के पुरनपुर गांव से एक बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी की बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जनपद के रहने वाले हैं। गाँव में एक बाइक चोरी हो गई थी, तो वादी की तहरीर के आधार पर थाना जसपुर में चोरी का मुकदमा लिख दिया गया था। तो इसी में कल चेकिंग के दौरान हमारी जसपुर की पुलिस टीम के द्वारा 4 चोरों को पकड़ा गया है, जिनसे 2 बाइक बरामद करी गई हैं और 2 उनसे तमंचे बरामद किए हैं और 2 चाकू बरामद किए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है और उन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। लालकुआं कोतवाली के बिंदु खत्ता से 20 अगस्त की देर रात फिल्मी अंदाज में घर से कार चोरी हो गई थी। चोर कार चोरी करने से पहले घर में घुसकर चाबी भी लाया और पीड़ित के ही कपड़े पहनकर कार लेकर रफू चक्कर हो गया। वहीं छानबीन करते हुए पुलिस टीम ने कार को गौतम बुद्ध नगर से बरामद करते हुए चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर जांच करते हुए कार मालिक के छोटे भाई को ही कार सहित गिरफ्तार किया। मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया जाएगा। वादी थे मदन सिंह, ये बिंदु खत्ता के रहने वाले हैं। तो इन्होंने अपनी गाड़ी जो बुलेरो थी वो घर के बाहर पार्क की और ये घर के अंदर चाबी रख के सोने चले गए। तो जो चोर था वो बहुत शातिर किस्म का था, उसने चाबी इनके घर के बाहर से निकाली और गाड़ी को ले गया वो यहाँ से। फिर हमने जो उसकी पूछताछ करी और उसकी पूरी सुरागरसी पितारसी करवाई, मुखबिरों की सूचना से हमने उस गाड़ी का पीछा किया। तो वो गाड़ी का हम पीछा करते करते जो है फिर हम दिल्ली तक पहुँचे। हमें पता लगा कि वो गाड़ी दिल्ली में है, मतलब दिल्ली गाजियाबाद। वहाँ से गौतम बुद्ध नगर से इस जो गाड़ी की है बरामदगी हुई है। और जो अभियुक्त है वो बहुत शातिर किस्म का है, वो शायद उसको नशे वशे की लत भी है, तो उसने अपना नाम बदल के गाड़ी की चोरी की और जो है वो गाड़ी को बेचने लेके जा रहा था और शायद वो इसी तरह का धंधा करता होगा। बाकी चीज़ों में पूछताछ चल रही है। तो फिर हमने उसको पकड़ के हमने गाड़ी भी बरामद की और उस चोर को भी हम अब जो है न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खटीमा की। मेलाघाट रोड पकड़िया में पिटकुल को हस्तांतरित जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग को दी गई इस जमीन पर बाबू खान नामक युवक अवैध रूप से भवन बना रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने अवैध निर्माण को रुकवा दिया। मेलाघाट रोड पर एक सब स्टेशन का निर्माण किया जाना है, जिसे कोई इस तरह से उनको भूमि आवंटित की गई है। उसको हमने उनको जो भूमि है उनको दे दिया गया था, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा उसमें अवैध रूप से अतिक्रमण कर दिया गया था, जिससे हमने रुकवा दिया गया। और पिटकुल के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी और कहा कि यदि कोई इसमें अवैध रूप से निर्माण करे तुरंत हमें उसकी सूचना दे और हम उसमें जो भी आवश्यक पुलिस बल या प्रशासनिक जो भी सहायता होगी हम उनको करेंगे। उत्तराखंड का एक और लाल देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। चंपावत जिले के देवीधुरा निवासी सूबेदार मेजर नंदन सिंह चमियाल अमरनाथ यात्रा को सकुशल निपटा के अपने साथियों के साथ वापस लौट रहे थे। तभी अनंतनाग चंदनवाड़ी में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आईटीबीपी के सूबेदार मेजर नंदन सिंह चमियाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नंदन सिंह चमियाल को गंभीर हालत में दिल्ली अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी मौत से परिवार और क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। वहीं नंदन सिंह के पुत्र चेतन चमियाल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि पिताजी, मुझे आप पर गर्व है। आप अपना कर्तव्य निभाते हुए देश सेवा में शहीद हुए। आपने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हुए अमरनाथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया। हमें और पूरे क्षेत्र को आप पर गर्व है।
और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।